सही। हाँ तो बच्चों, ये टॉपिक आपका है ना, जो आज स्टार्ट होगा। सेल आप जानते हैं कि देखिए बेटा, सेल एक यूनिट है। उस सेल यूनिट में तीन चैप्टर हैं आपके। कौन कौन से तीन चैप्टर हैं? एक है द सेल, और एक चैप्टर है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल, और एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। तो अगर हम देखें तो वास्तव में पहला चैप्टर जो सेल है ना, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाला, वो चैप्टर है एक्चुअली में। लेकिन क्या है कि ऊपर से जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं, उस हिसाब से टॉपिक का नाम हमने डाल दिया। ठीक है। बाकी है वही आपका एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर। समझ गए ना आप? उसी की शुरुआत है जो हम आज करने जा रहे हैं। और ठीक है, काफी बच्चे, चेहरा मुझे कोई एक दो पुराना सा नजर आ रहा है, पहले का या नहीं, तो देखा हुआ लग रहा है कि बच्चे में। क्या नाम है? पहले तूने पढ़ा है क्या? क्या नाम है? मोहम्मद जैद। ओके, बाकी तो सारे एक बच्ची और है। क्या नाम बेटा? हाँ, तो देखिए मेरा नाम ब्रजेश सिंह तोमर है। ब्रजेश सिंह तोमर। महाराज सिंह कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज। ठीक है बेटा। और कहीं कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा जो तरीका है आप जानते हो, वो बात करने का, तो नॉर्मल हिंदी रहेगा ही। लेकिन देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं बेटा कि जो टेक्निकल, हाँ, वो हिंदी में पॉसिबल नहीं होते बोलना। ठीक है ना? तो उतना तो थोड़ा सा आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो अपनी एनसीईआरटी वगैरह खोल कर रखिए। वो पहला चैप्टर निकाल लीजिए, उसमें चाहे जो हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की हो, निकालें आप। और उस यूनिट से या चैप्टर से पहले ही एक बंदा छपा हुआ मिलेगा आपको, है ना? देखिए हर यूनिट से पहले क्या होता है कि एक पेज छपा हुआ रहता है। मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप उसको भी थोड़ा पढ़ा करें। ठीक है, घर पे ना उसको भी एक बार रीड किया करें बेटा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीट में क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता है। और मैं ये बता दूं आपको, वैसे नीट पढ़ाने का एक्सपीरियंस बेटा मुझे 2006 से है। यानी हो सकता है तुम में से बहुत से बच्चे तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, आई थिंक। ठीक है। जस्ट आफ्टर माय एमएससी, मतलब 2006 से मैं नीट पढ़ाता आ रहा हूँ। पिछले 6 सालों से मैं महाराज सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं उससे पहले आगरा में, एक्चुअली मैं आगरा का रहने वाला हूँ। तो वहां पढ़ाता था मैं, कोचिंग ही पढ़ाता था। ठीक है। तो इसलिए कोई आपको दिक्कत वाली बात ऐसा नहीं है कि अब मैं टाइम, मेरी आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था एक्चुअली इस बार। तो इस वजह से फर्स्ट क्लास है। तो बेटा वो देखिए बंदा जो छपा हुआ वो है जीएन रामचंद्रन। मिले आपको लिखे हुए? हर यूनिट से पहले एक एक वो बंदे का जिसका कंट्रीब्यूशन सा मेन मेन साइंटिस्ट का वो दे रखा है। तो वैसे इनका नाम नहीं आएगा। जब हम सेल पढ़ेंगे तो हमारे उसमें पढ़ने को कहीं मिलेगा नहीं इनका नाम। ठीक है। लेकिन आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था बेटा। अ, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तो उसमें बेटा इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट नाम से दिया था। क्या दिया था? रामचंद्रन प्लॉट। जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में मतलब एक बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। बहुत फेमस कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो खैर, अब देखिए बात हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है
सेल के बारे में। जब हम कोई बात करते हैं, जैसे कि ये जो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, लैपटॉप है, बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है बेटा, मेरे हाथ में ये पेन है, और हम सब हैं, है ना, या ये जो डेस्क वगैरह हैं, चेयर हैं, तो आपको क्लियर पता सभी को, चाहे कोई ज्यादा जानता हो टॉपिक के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन ये क्लियर पता है कि भाई ये सारे नॉन लिविंग हैं और हम सब लोग लिविंग हैं। ये तो क्लियर है ना। तो क्या चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाती है और जिसके नहीं होने पर नॉन लिविंग हो जाती है? वो सेल है। यानी सीधे सीधे शब्दों में मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? Yes, sir। और एनसीईआरटी के एक एक लाइन को ऐसे घोट के पी जाना अच्छे से। सबसे ज्यादा समझने में दिक्कत करने वाली जो बुक होती है वो एनसीईआरटी होती है, मैं बता दूंगा, क्योंकि लिखा थोड़ा सा होता है या कुछ होता है कहीं से कहीं ना, इसीलिए समझने में उसे थोड़ी दिक्कत आती है। कहते सब रहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। कहीं कोई दिक्कत लगे लाइनों में तो समझ लेना, आप तो पूछ लेना, ठीक है, कभी भी कि सर ये बता दीजिए आप। बस मेन चीज ये है, आपको पता ही है, देखिए आप बच्चे यहाँ पर अगर अपना टाइम दे रहे हैं, मैं बच्चे जो जानते हैं जिन्होंने मैं पढ़ाया हुआ है, जिन मैंने इनको, कि मेरा हमेशा ये बोलना होता है बेटा फर्स्ट डे से और एंड तक, कि अगर आप जो भी आपके सब्जेक्ट डेली पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप उनको डेली करते रहेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। नॉर्मल इंटर करना, बीएससी करना या हाई स्कूल करना वो एक अलग चीज है बेटा, परसेंटेज लाना, यहाँ ये मैटर नहीं करता। यहाँ तो आपने देखा कि इस बार मेरिट पिछली साल से मेरिट में 125 नंबर का अंतर रहा। इस बार जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलने में लास्ट ईयर के मुकाबले 125 मार्क्स का अंतर रहा, कम चली गई मेरिट डाउन, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का आया। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, लेंदी भी था, फिजिक्स तो बहुत ही टफ थी, और बायोलॉजी भी बहुत अच्छी थी लेवल उसका। तो उसी में से बन के ऐसा ऐसा बन सकता है पेपर, इसी टॉपिक में से, आपकी इसी एनसीईआरटी में से, कि वो आपको कठिन भी लगेगा। तो डेली डेली अगर आप पढ़ते रहेंगे समझ समझ के, घर जाके तो समझ में आ गया ना। और हमारी क्या आदत होती है, देखिए, एक नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ेंगे जियोलॉजी में, तो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो बेटा उसमें जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेन में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आएगा, हिप्पोकैम्पस। वो हिप्पोकैम्पस ऐसा पार्ट होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। गजनी मूवी देखी है? गजनी देखिए, तो तुम बहुत छोटे रहे होगे जब आई थी वो आमिर खान पूरे शरीर पे, बॉडी पे लिखा रखता है, भूल जाता था। गजनी तो विलेन का नाम था, वो नहीं था गजनी, वो मूवी विलेन के नाम पर बेस्ड थी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बोले तो, यानी आप जैसे यहां से पढ़ के गए, यहां तो आपकी समझ में सब कुछ आ गया, 2 दिन बाद सुपर साफ। हम सोच गए हम तो पढ़ के गए भाई, हम तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब कुछ हमारी समझ में आ ही गया, तो क्यों एनर्जी वेस्ट करें हम अपनी, है कि नहीं? लेकिन उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब आप पुश कर रहे हैं अपने हिप्पोकैम्पस को या हिप्पोकैम्पल लोब को कि वो एक्टिवेट ज्यादा हो, और आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसको लॉन्ग टर्म में फिर पता है वो छप जाएगा लंबे समय के लिए आपके दिमाग में। ये होता है, आपने नोटिस किया होगा, कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत पुरानी सालों की पड़ी रहती हैं, क्योंकि आप बार बार उसको याद करते रहते हैं दिमाग में, मतलब रिमाइंड करते रहते हैं। और कुछ बातें फिर, पढ़ाई की बातें बहुत जल्दी जाती हैं, पिक्चर पिक्चर की बातें तो छपी रहती है दिमाग में। इंसान का नेचर ही ऐसा है ना, ह्यूमन नेचर है। खैर, तो बेटा रे, ये जो अलग करती है लिविंग नॉन लिविंग को, क्या है? सेल। अब इन सभी चीजों में सेल नहीं है, लिविंग सेल का होना जरूरी है ना। हालांकि ये जब पार्ट था
देखिए अब तो ये ड्राई है, मतलब डेड है। लेकिन ये भी, ये लकड़ी का जैसे टुकड़ा है वुडलॉग, ये भी किसी लिविंग का पार्ट था उस समय पर, लेकिन अब इसमें डेड सेल्स है। तो ये देखने में आया कि चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलर हो, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलर हो, सभी बेटा अपने सारे काम कर पाते हैं, सारे अपने लिविंग के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब अगर कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, सारे अपने फंक्शंस कर सकता है, इसका मतलब एक सेल अपने सारे काम कर सकती है ना। यही तो मतलब हुआ उसका। कोई बेटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम पता है जो एक सेल वाला? बताओ जैसे। हाँ, अमीबा, शाबाश। अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। अभी पढ़ेंगे आगे प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया है। सारे प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, है ना बेटा? क्योंकि देखो हमारी क्या वो होती है लिविंग के, हमें जो चलते फिरते दिखाई दे रहे होते हैं हम उन्हीं को लिविंग समझते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमें दिखाई देते ही नहीं है नेकेड आई से। फिर आप बीएससी वगैरह लैब में या जैसे आप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बात अलग। तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, अवेलेबल नहीं होता हर जगह, बाकी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी चीजें नहीं दिख पाती। ऐसे बिलर विलर थोड़ा बहुत स्लाइड विलाइड ऐसे दिख जाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज्यादा अच्छे से दिखाई देता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी वगैरह हुई ना, तब जाके सेल की स्ट्रक्चर ज्यादा पता चल पाई है। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स की क्या स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से डिटेल स्टडी कब हो पाई बेटा? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ गए ना बात को? तो जब ये भी सरवाइव कर लेता है, प्रॉपर तरीके से सारे अपने फंक्शंस परफॉर्म कर लेता, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि भाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना भाई? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है लाइफ, या बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या फिर आप कैसे बोल दीजिए इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? अलग अलग तरीके से कैसे भी लिख के अगर ऑप्शन में आएगा आपका क्वेश्चन, अगर आएगा गलत नहीं। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? इट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सारी बातें एक ही है। ठीक है बेटा? एक सेल, अच्छा एक सेल से कम पे काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी ये बात बोलती है। लेस देन ए सेल को लिविंग काउंट नहीं किया जाएगा। आप कहें कि सेल से लेस देन ए सेल क्या होगा, है ना? अकेला। आप कहें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया अकेली पड़ी हुई है, तो वो सेल के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सेल का ही ऑर्गेनेल है वो बेटा, है ना? आप कहें राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, वो कंप्लीट सेल नहीं है ना। इसीलिए कंप्लीट सेल से कम पे काम नहीं चलेगा। एक सेल तो जरूरी है कम से कम। बात खोपड़िया में आ गई। खोपड़िया बोले तो ब्रेन, है ना? वो थोड़ी सी देखिए, सभी आपको टीचर मिलेंगे ना बेटा, ये एक इनहेरेंट वो होता है, और सब मिलेंगे तो वो अपनी अपनी सबकी स्टाइल होती है, बोलने का वो तरीका होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले दिन आनी तो बच्चे, है ना, सुनने को मिलता रहेगा तुम्हें। तुम कहोगे ये तो सर बोले तो बोल देते हैं, खोपड़िया बोल देते हैं। तो वो एक आदत सी वो होती है, लेकिन है ना, उल्टा सीधा हम गलत किसी को नहीं बोलते, चिंता मत करो। हम बच्चों को कभी गलत नहीं बोलते बेटा। बस कभी डांट वांट देते हैं इस बात पे कि भाई
वो तो टीचर का आप जानते हो कि है ना, पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि टीचर अपने आप को तब अच्छा महसूस करता है, खुशी महसूस करता है या सेटिस्फाई महसूस करता है जब उसके बच्चे अच्छा करते हैं। आप लोगों से ही टीचर होते हैं, और केवल गाइडेंस दे सकते हैं हम सारे टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। करना तुम्हें खुद ही है। तुम ये सोचो कि कोई भी हमें से पढ़ा रहा है तो तुम्हारा सिलेक्शन ऐसा हो जाए वैसे नहीं, जब करना तुम्हें ही है। केवल हम गाइडेंस दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देखो क्या करना है क्या नहीं करना है ना बेटा, कितना करना है, कहां तक कोर्स में जाना होता है। और टेस्ट वेस्ट बीच में आपके होते रहते होंगे। खैर, तो आप देखिए, बात जब हम कर रहे थे कि लिविंग नॉन लिविंग वाली, बेसिक बात चल रही है अभी हमारी डिटेल में। तो एक तो बात ये पता चल गई भाई, सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, है ना। अब ऐसा क्या है कि जो हम बोलते हैं कि सेल जो होती है या सेल से मिलकर के मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, उनको लिविंग बनाता है। और ऐसा भी क्या है सेल के पास की वो है ना, यूनिसेलर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। कुछ तो चीजें होंगी करेक्ट। हालांकि मुझे लगता है आपने पढ़े होना चाहिए वो लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, है ना। देखिए पहले तो एक बात और बताता हूं। अब ये जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, तो हम एक पूरे, जैसे होता है ना किंग, किंग क्वीन जो एम्पायर के पूरे उसके राज, ऐसे हैं। देश है हम एक पूरा सेल्स का, कंट्री है। लेकिन आप अपने आप को इतना सुप्रीम ये ना मान लें कि आपके अकॉर्डिंग सब चीजें चल रही हैं। आप खाना खाते हैं, आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, रियलिटी में उस सेल्स को भूख लग रही होती है। आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? और मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया कि हर एक सेल यूनिसेलर सेल अपना काम कर सकती है ना सब कुछ, तो हमारे अंदर भी हर एक सेल का अपना अपना काम हो रहा है। जो भी हमें ये चलने फिरने बोलने ये जो मैं जो काम कर रहे हैं हम लोग, गर्दन हिला रहे हैं, सिर, है ना, कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है ना बेटा, एनर्जी लगती है सभी काम में। क्या लगती है? एनर्जी, एटीपी एनर्जी। वो एनर्जी हर एक सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। सेल के, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कोई पार्ट है कि ये वाला पार्ट जनरेटर है भाई, ये वाला पार्ट ऐसा है, नहीं। बॉडी ऑर्गन्स के अलग अलग काम हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स भी तो सेल से बने हुए हैं ना। तो उस सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होकर एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे सारे सेलुलर एक्टिविटीज में काम में आती है। और उन सब सेल्स की एक्टिविटी से मिलकर हमारी इंडिविजुअल की एक्टिविटी बनती है। उन सबको भूख लग रही है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है ब्लड के द्वारा, और वो ब्लड उसे एब्जॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाता है। समझ में आई बात बेटा? ऑक्सीजन और ये जो न्यूट्रिएंट्स, ये हार्ट तो हमारा पंप करता है, उससे ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचता है। लंग्स उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्लियर? दो ही तो काम है मेन जो ब्लड के, कि एक ऑक्सीजन लेके जाना और एक न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाना, और उनको सभी जगह पहुंचाता है, सभी टिश्यूज। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर टाइप की सेल्स होती है बेटा, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो टिश्यू बनाती है। आप देखिए कितना एक्सट्रीम, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है ना, सुपर स्पेशलाइजेशन। एक इंडिविजुअल सेल जो थी जायगोट, आप जानते हैं जायगोट, एक सेल होती है सिंगल, किससे बनी है वो? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनी है।
फर्टिलाइजेशन है ना बेटा। तो हम सभी की उत्पत्ति उसे एक जायगोट से ही तो हुई है, और एक सेल थी जायगोट, उससे कितनी सारी सेल्स बनी, मिलियंस मिलियंस। और फिर वो अलग अलग टाइप के उन्होंने टिश्यूज ऑर्गन बना दिए, वो डिफरेंशिएशन हुआ उनका, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन के बाद में। आप देखें, आंखों का रोल अलग है, हाथों का अलग है, ईयर का अलग है, कानों का है ना। काम तो नहीं कर सकते, हम कहें कि आंखें बंद करके मैं कानों से देखूंगा, कैसे देख लेंगे? ये तो मतलब बहकाने वाली बात होगी, बेवकूफ बनाने वाली बात। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कि वो जादू मूवी में उसने हाथ कर दिया, कौन सी जादू? नहीं, जादू तो वो होता है, कोई भूल गया मूवी, धूप ले रहा था वो, एलियन था वो तो बस प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं भाई, ऐसा है ना, धूप लेके तो हम लोग नहीं कर सकते कि धूप में खड़े हो जाए हाथ करके, हाँ भाई। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि सेल्स का आप देखिए कितना बड़ा रोल है, और एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में। और यूनिसेलर में वो एक ही सेल की तरह रह रही है, उसका खाना पीना हो रहा है, उसका भी खाना होता है, उसका भी पीना होता है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, बताएंगे आपको आगे, हर एक सेल की, हमारे इंडिविजुअल सेल की। तो यानी समझ लो, आप खाना आप नहीं खा रहे हो, आपकी सेल आपसे खाना खिलवा रही है, आप तो माध्यम हो, आप मीडियम हो केवल। कहीं कुछ चोट लग जाती है, आप रोते रोते, अरे यार चोट लग गई, हो गया है। कुछ सैनिक शहीद हो गए आपके आर्मी, फिर से नए जनरेट हो जाते हैं, है ना। आप तो मैंने कहा एम्पायर है, वो फिर से जनरेट हो जाते हैं बेटा, सेल डिवीजन होके, जब आप पढ़ेंगे आगे टॉपिक में, डिवाइड कर करके वो जब भी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के लिए तो फिर से बना देते। खैर, तो देखिए, हम बात जब कर रहे थे बेटा कि आपको अभी की सेल को भी लिविंग कौन बनाता है कौन नहीं, जैसे इस बात कर रहा था, मैं आपको एक बात बता देता हूं थोड़ा सा। जानते हैं ना लिविंग के क्या फीचर हैं? बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बेटा। देखिए, तो बच्चों ने बोला, ए लड़कियों सीधे बैठो, कोई बात नहीं, सारेबाजी नहीं, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे, ध्यान रखना इस बात। क्लास में कोई भी अब आपस में बातें हरकतें बर्दाश्त नहीं होती है। कहाँ है तुम्हारी बुक? कहाँ है? क्यों नहीं है बुक? मोबाइल पीडीएफ देख के काम चलता है कि क्लास में? तो लेके क्यों नहीं आए उसको? क्या नाम है? वर्षा। तो बेटा बुक लेकर के आइए आप, ऐसे कोई नीट नहीं पास होता है। बुक होनी चाहिए आपके पास, कॉपी होना चाहिए, रजिस्टर। बेटो, तो देखिए, क्या कह रहा था मैं, हाँ, जैसे ग्रोथ है ना बेटा? आपने पढ़ा, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कह देते हैं उसको, और कॉन्शियसनेस। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी थी डिफाइनिंग? कॉन्शियसनेस। अगर कभी भी बात आती है कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है ना लिविंग की, कॉन्शियसनेस, वो नंबर एक, ध्यान रखना हमेशा। अपनी सराउंडिंग्स को महसूस करने की जो, फील करने की जो क्षमता होती है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सेल में, वो हर एक सेल में होती है, चाहे यूनिसेलर है तब भी होगी, प्लांट है तो भी होगी। आप कहेंगे कि हम तो सोच सकते हैं, नहीं, वो तो नर्वस सिस्टम वाली बात है, कि हमें सोचने समझने की क्षमता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। लेकिन एक बात बताओ, अगर पौधे को पानी नहीं दोगे तो वो भी मुरझाएगा, या गर्मी पड़ रही है तो मुरझाएगा? अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो वो थोड़ा सा है ना, फ्लरिश होगा, ग्रो करेगा, खाद पानी के लिए रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, सीजन आएगा तो फ्लावरिंग करेगा। तो ये हो तो रहा है कॉन्शियसनेस। से बहुत से बच्चे कहते हैं सर एनिमल का तो समझ में आता है, प्लांट का कैसे? तो प्लांट सेल्स भी कर रही है रिएक्ट। दूसरे नंबर पे जब कभी बात आए ना कॉन्शियसनेस के बाद में, तो वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। एक ही बात है लगभग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उनमें। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी चैप्टर की जो हम बात कर रहे हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट।
या सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब आप कहेंगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं, कि सर ये प्रोडक्ट क्या चीज है? टिश्यूज। सेल्स के प्रोडक्ट क्या है? टिश्यूज। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम। ये तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना छोटा है, बड़ा है, कैसा है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं जूलॉजी में, तब आप जानते हैं कि यूनिसेलर भी, मतलब वो तो हमारे उसमें आगे प्रोटिस्टा में अलग, देन पॉलीफेरा से स्टार्ट होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका, और टिश्यू भी नहीं बनते, सेल सेल्स ही है। देन फिर सीलेंट्रेटा में टिश्यूज आ गए, है ना। देन प्लेटी से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो ऐसे कर करके हम लोगों में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम सब कुछ वेल डेवलप है। ठीक है बेटू। तो यानी सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल, चाहे कोई यूनिसेलुलर है ना, या मल्टीसेलुलर, में एक सेल की बात कर रहा हूं, तो हर एक सेल के अंदर ये जो उसका, आप जानते हैं, बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड या कोलोइडल मटेरियल होता है, क्या होता है? साइटोप्लाज्म, राइट। तो बेटा एनसीईआरटी ये बोलती है, एनसीईआरटी ये बोलती है मतलब उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी ये बोलती है कि साइटोप्लाज्म, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज है उसका जो मेन अरेना, अरेना मतलब मेन जो उसका जगह है जहां पे सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, ये लाइन मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी, वो है साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, हर एक सेल के अंदर बहुत सारी इंटर कन्वर्टिबल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। देयर आर मेनी इंटर कन्वर्टिबल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड ईच लिविंग सेल। ओके बेटा, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्योंकि जब टर्म आता है ना मेटाबॉलिज्म, तो बच्चे कहते हैं मेटाबॉलिज्म होती तो है सर, होती क्या ये नहीं पता है। दीज reactions are called metabolic reactions and these all constitute metabolism। यानी ये फिनोमेना ही मेटाबॉलिज्म उनका होना ही। ए से बी बनना, सपोज करिए कोई सब्सटेंस है ए, उससे बनना है बी अंदर हमारी सेल के अंदर, बी से बनना है सी, सी से बनना है डी, डी से बनना है बी, डी टू बनना है ए। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? कुछ भी, यानी बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस एक दूसरे में बन रहे हैं हर पल। जब हम आप बात कर रहे हैं हमारी सेल्स के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, और अगर वो चलना बंद हो गया ना एक मिनट के लिए भी, देन बंदा ही बंद हो जाए। मतलब बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन का मतलब समझ गए ना? फील्ड से जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं मैदान में, तो फिर पवेलियन जाते हैं तो पारी खत्म, तो ऐसी पारी ये खत्म हो जाती है। इतना जरूरी है उसका चलना, मेटाबॉलिज्म का, है ना बेटा। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि ये सेल्स को लिविंग बना रही है। जब वो नहीं हो रही तो वही सेल डेड हो गई। जब वो नहीं हो रही, ये भी सेल्स हैं इसमें, लेकिन डेड हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म डेड है, वो एक्टिविटीज नहीं हो रही। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सेल का होना ही लिविंग नहीं है, लिविंग सेल का होना लिविंग है अंडरस्टूड? सेल भी जीवित होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ये रिएक्शंस वगैरह होनी चाहिए। एक्चुअली जो ऊपर से जो आया हुआ है, देखिए टीचर का काम क्या होता है कि उसी अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जिस अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करना होता है। अभी ना सोचे मैं ऐसी ये बातें ये सब समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक बातें पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से इस तरीके से आया है। इस चैप्टर के लिए 7-8 टॉपिक में है ये चैप्टर, कि उस टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में उसके बारे में समझ रहे हो ना आप? मेरी जल्दबाजी नहीं है, हमें इसीलिए तो हम बातें कर रहे हैं। ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन है ये इस बार इस तरीके से,
इस चैप्टर को काफी वेटेज दिया गया। सेल वाले पहले चैप्टर, तो भी 8 टॉपिक मिल गए। खैर, तो बात को समझ गया आप? अब बेटा, सेल को सबसे पहले किसने देखा था? हाँ, बिल्कुल सही बात। ये तो बच्चे कुछ समझदार है ना। और किसको देखा था? डेड सेल थे बेटा, कॉर्ड सेल्स। ठीक है। एंड डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक, जब पब्लिश किया अपनी बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है ये। उन्होंने डेड कॉर्क सेल्स को देखा था, ऑब्जर्व किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक लगाएंगे, है ना? या डेड सेल आए और रॉबर्ट हुक लगाएंगे। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है इनका, लेकिन आप ध्यान रखो इसे, ठीक है? और माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नाम, ठीक है बेटा? लेकिन जब बात आती है कि लाइव सेल को फर्स्ट, या फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा, तो बिल्कुल सही बोले आप, एंटनी वन लीवन ने आपका था। हालांकि एंटनी वॉन लीवन हॉक में यहाँ पे वी भी आ जाता है, डब्ल्यू भी लिख के आ जाता है कोई कोई ऐसे, मतलब आप ये परेशान मत हुआ करना, कभी जैसे आ जाए ना क्वेश्चंस में ऐसे स्पेलिंग, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लिवन हॉक में कोई जरूरी नहीं कि सी आए, कभी सी आ जाता है, सी के ऐसे आ जाता है। तो बेटा रे, इन्होंने जो सबसे पहले सेल को देखा था, लिविंग सेल को, वो बैक्टीरियल सेल थी। किसको देखा था? बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल को, जैसे बारिश का पानी कहीं इकट्ठा सा हो गया, है ना, वो हो गया थोड़ा गंदा गंदा सा सीवेज वगैरह सा, और वो नाली वाली में, उसमें उसमें देखा था। स्टोर्ड रेन वाटर में, सीवेज वाटर में, उसमें डिस्क्राइब किया। तो जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं ना, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं चैप्टर बैक्टीरिया, तो उसको किसी ने डिस्कवर्ड किया है ऐसे, तब भी वहां पे ल्यूवन हॉप नाम आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। बैक्टीरिया को किसी ने डिस्कवर्ड किया? ल्यूवन हॉप ने। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दो बातें होंगी इसमें, दो क्वेश्चन होंगे। और एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है कि न्यूक्लियस को बेटा किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये ऐसे नाम जो हैं, देखिए, जो कम से कम एनसीईआरटी के नाम है उनको तो घोट के पी जाओ, घोट के पीना समझ गए ना आप? और नाम भी, और इवन जो उनकी डेट्स वगैरह दे रखी है, कुछ जैसे डिस्कवरी या कुछ काम दे रखा है, तो भाई ज्यादा बाहर की डेट नहीं चलो, इसलिए मैं ज्यादा बाहर की डेट बताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। नाम वाम तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन डेट जो होती है ना, ईयर, कि इस ईयर में काम किया था ये, वो एनसीईआरटी की तो करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का कुछ भी आ सकता है, कोई इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। अब आप सोच लो कि मुझे तो कितना एक्सपीरियंस है, पेपर देखे होंगे मैंने नीट के कब से कब तक। जब नीट पहली बार स्टार्ट हुआ था 2013 में, 2013 में स्टार्ट हुआ था पहली बार,
सीपीएमटी अलग होता था यूपी स्टेट का। यूपी के लिए यूपी सीपीएमटी होता था। ऑल इंडिया पीएमटी के लिए एआईपीएमटी सीबीएसई एआईपीएमटी होता, सीबीएसई कंडक्ट कराता था, जो सीबीएसई में होता बोर्ड। सीबीएसई वाले जो होते हैं बच्चे, वही बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये यही कराता था एआईपीएमटी को कंडक्ट। एम्स अलग होता था, और एक ही एम्स था दिल्ली का, और बहुत सारे एम्स हैं यहाँ पे, पास में ऋषिकेश में भी। और जिपमर अलग होता था, सारे अलग अलग होते थे। अलग एमपी पीएमटी अलग हुआ, आरपीएमटी राजस्थान का अलग हुआ, सारे अलग। तो सीपीएमटी बहुत डिटेल में पढ़ाई होती थी, एनिमल किंगडम वगैरह, प्लांट किंगडम वगैरह, ये बहुत डिटेल में पढ़ते थे। बच्चे को बहुत परेशानी थी। आज की डेट में अच्छा है, कम से कम एक ही फॉर्म तो भरता है वो बेचारा। पहले बेटा 20,000 रुपये तो उसके, इतने सारे फॉर्म भरता, बीएचयू का अलग भरता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग भर देता था। बच्चा सोचते ना फॉर्म तो भर ही दें, तो भरने भरने में एक एक हजार के सस्ते कभी नहीं थे। ये जो एजेंसी होती है कंडक्ट कराने वाले, खूब पैसे कमाती है हमारे साथ, सस्ते कभी नहीं रहे फॉर्म। बच्चे बेचारे 10-15 हजार के तो फॉर्म भर ही रहे हैं कम से कम उस टाइम पे चला था। तो ये तो अच्छा है कि एक ही हो गया है। लेकिन हाँ, मेडिकल की एजुकेशन बहुत महंगी है हमारे इंडिया में। इसमें मैं खुलेआम इस बात को बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट की तो सस्ती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें बहुत ज्यादा महंगी है। इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए था, समझ रहे ना। बाकी बहुत सारी कंट्रीज को अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ फीस उस लेवल की है जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है उनके मुकाबले हाई फाई है। और जो कंट्री हमसे भी ज्यादा डेवलप है उनके यहाँ भी फीस हमसे सबकी सस्ती है ना। ऐसा है। और डेवलपिंग कंट्री तो बहुत सारे, उनके यहाँ तो बहुत बहुत सस्ती फीस है। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि आप देश से बाहर कहीं एमबीबीएस करने जाइए, कभी भी। क्योंकि उसका एक कारण बहुत बड़ा यह है कि आपको फिर यहाँ आके एक एफएमसीजी वाला एक वो एग्जाम देना पड़ता है, और वो एग्जाम ना काफी टफ होता है। वहां से एमबीबीएस करके आने हैं, अगर विदेश में कहीं से एमबीबीएस करके आएंगे ना आप, तो यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में या तो वहीं बस जाइए जिंदगी भर, नहीं तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ऐसे ही नाम है उसका, एफएमसी करके है ना, कुछ ऐसे। तो उसको क्लियर करना पड़ता है, जिसका क्लियर करने का रेट जो है ना वो बहुत कम है। 20-25% बच्चे उसको पास कर पाते हैं, जो बाहर से एमबीबीएस मुश्किल से। ये तो है कुछ कंट्रीज में। इवन ये यूक्रेन में बहुत बच्चे करते हैं हमारे इंडिया के। तो अभी ये यूक्रेन रसिया का चला था ना वॉर, जब स्टार्ट हुआ था, तो आपने देखा नहीं कि बहुत सारे बच्चों को लाया गया था इंडिया, बहुत सारे आए थे, क्योंकि वहां पे फीस कम थी। तो बेटा अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं सेल थ्योरी की, किसके बारे में। चलो ये तो आपको पता चल गया भाई, सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है। सारे, चाहे यूनिसेलर है मल्टीसेलर है, सेल अपना खुद से सारे काम कर सकती है। ठीक है, ये बात पता चल गई, क्योंकि जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में रह सकता है तो इसका मतलब सेल सर्वाइव कर सकती है। और क्यों है वो लिविंग, क्योंकि आपको पता, हमने उसकी कैरेक्टर पढ़ लिए कि इस वजह से वो लिविंग है भाई साहब। उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनकी वजह से लिविंग है। ठीक है। और किस किसने उसको डिस्कवर किया, क्या क्या किया। अब सेल थ्योरी। तो बेटा देखिए, दो बंदे आए सबसे पहले मार्केट में दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई खाने पीने का मार्केट नहीं। तो मार्केट में जो दो बंदे आए सबसे पहले, है ना, एक की हम बात करते हैं 1838, एक 1839। ठीक है बेटा, ये ईयर याद रखेंगे। 1838 में फेमस बॉटनिस्ट थे, एक्चुअली जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग, जर्मन बॉटनिस्ट।
कौन? मैथियस स्लाइडर। मैथियस सिलिडन। ठीक है बेटा, स्लाइडन या सिलिडन ऐसे बोलते हैं। एक करेक्शन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में ये बोल रहा हूं मैं, यहाँ से मंच से, मतलब, है ना। एनसीईआरटी में करेक्शन बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात। आसान नहीं होता है एनसीईआरटी में करेक्शन करना या कुछ गलत बात। गलत लिखा हुआ है उसमें वो, कहीं भी सर्च मार के देख लेना। जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ना कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो आपका। ठीक है। वो एक्चुअली कुछ एनसीईआरटी के करेक्शन भी आए हुए हैं ऑनलाइन, वो उसमें भी आप देखेंगे तो बता दिए जाएंगे आप। हाँ, तो ये जर्मन जूलॉजिस्ट है, और जिनका नाम है थियोडर स्वान। ठीक है बेटा। इन्होंने 1838 में वर्क किया। अब जैसा कि आपको नाम से पता चला बॉटनिस्ट, तो खास तौर पे जो मैथियस सिलिडन है, इन्होंने ये बोला प्लांट सेल की स्टडी की। किसकी स्टडी की बेटा? प्लांट सेल की स्टडी की। और बताया कि प्लांट्स या प्लांट सेल्स जो होते हैं, प्लांट सारे वो किससे बने हुए? सेल्स और उसके प्रोडक्ट से बने हुए। ठीक है। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये टिश्यू से बने हुए हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, इन्होंने बस इतनी ही बात बोली, लेकिन आगे का जो ज्यादा पैराग्राफ है ना, आपको मिलेगा किसका? स्वान का। स्वान ने काफी सारी बातें बोली हुई हैं। ठीक है। क्या नाम है तेरा बेटा? हमजा। हमजा। मुझे लग रहा है तुझे भी पिछली साल आया नहीं था, पिछले साल तू। अच्छा, नहीं आया। ऐसे ही यार, एक बच्चे मुझे ऐसा याद है यार, ऐसे ही, और नाम भी इसका हमजा। चलो, ऐसे ही लग रहा होगा मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने काफी सारे लेक्चर लिए थे बेटा। तो सुनो जरा। तो पता है उसने प्लांट पे बताया ना कि प्लांट किसके बने हुए हैं? सेल और प्रोडक्ट से बने हुए हैं। जो स्वान थे, स्वान वैसे तो जूलॉजिस्ट है, तो एनिमल सेल को स्टडी किया ही किया। और इन्होंने एक तो ये बताया, स्वान बाबू ने, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, कि एनिमल सेल की जो बाउंड्री बनाती है, एनिमल सेल में है ना, उसको देखा इन्होंने, उसके बारे में बताया बेटा, कि एक लेयर है जो उनको लिमिट करती है, उनकी बाउंड्री बनाती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा लेमा बोल देते हैं हम लोग। और इसके अलावा सेल वॉल, यूनिक, ये क्यू है बेटा, मतलब यू है। सेल वॉल एक यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल्स का। देखिए, ये स्वान की बातें कर रहा हूं मैं। स्वान भले ही जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये बात आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में पैराग्राफ में, तो आपको मिलेगा पॉइंट कि उन्होंने बताया हुआ है। ऐसे कंफ्यूज मत होना, कोई बच्चा क्या सोचेगा जल्दबाजी में कि भाई बॉटनिस्ट तो वो थे तो उन्होंने बताया होगा। ऐसा नहीं है। स्वान ने ही फर्दर स्टडी की और ये बताया कि प्लांट में सेल वॉल उनका यूनिक करेक्टर होता है, जो एनिमल में नहीं पाई जाए। ठीक है। और फिर फाइनली ये उन्होंने सेल थ्योरी को शेप दिया कि सारे प्लांट और एनिमल्स, all plants and animals are composed of cells, है ना, and their products। जो मैं आपको बता चुका, प्रोडक्ट्स का मतलब टिश्यूज है ना।
तो ये बात फाइनली बोली, सेल थ्योरी में जो बोली गई, और इस स्वान का ही मेन वो था ये वर्ड। तो वैसे हम लोग जब बोलते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी ना नॉर्मली, तो हम बोलते हैं सिलिडेन और स्वान ने। अभी मैं इसमें मॉडिफाइड फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वही बेसिक बात कर रहा हूँ इनिशियली। तो किसने दी? सिलिडेन और स्वान। हाँ बेटा, तू पहले कुछ आता तो तुम्हारा कुछ कहना चाह रहे थे। सेल क्या है? तेज बोलो आवाज में, सेल क्या डिपेंड है, इंडिपेंड है? किस पे? हम पे? तुम कौन हो? तू आ रही हो? कहाँ से आई तुम? अरे सेल्स की वजह से तुम्हारा वजूद है यार, तुम्हारी वजह से सेल का नहीं है। ये बाबूजी कह रहे हैं कि सेल हम पे डिपेंड है नहीं है। भाई तुम कुछ नहीं हो, हम तुम कुछ नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रहे तुम? मैंने तुम्हें क्या बोला? हम तुम क्या खोखला एक स्ट्रक्चर है हम। हम इसीलिए हैं क्योंकि सेल है भाई। बात नहीं समझ पा रहा है? हमारी वजह से सेल नहीं है बेटा, ये गलतफहमी मत पालना। उनकी वजह से हमें भाई, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। सेल ही हमारा बेसिक आधार है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम सेल्स पे डिपेंड है, सेल और सेल्स के प्रोडक्ट पे सब कुछ। सेल हमारे ऊपर नहीं है, सेल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर है। हम कौन है? हम सेल्स ही तो बने, तो बात नहीं समझ पा रहा है अभी। अपने आप को कोई तोप मत समझो तुम। कुछ नहीं हो, ना मैं कुछ ना आप कुछ। क्योंकि बेटा, जो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट है, टिश्यूज या सेल एक दूसरे पे डिपेंड है कि भाई एनर्जी चाहिए चाहिए वो चाहिए, तो वो भी तो सेल ही कर रही है वो काम भी। अबे यार, तू कौन होता है सेल को फूटने देने वाला, ये बता दे तू। अबे यार, ये कह रहा हम सेल को फूट ना दे। अबे तू कौन होता है सेल को फूटने देने वाला? अबे वो खुद ही ले रही है यार, ये पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। ये जो मैं है ना, मैं हम, ये कुछ नहीं है बेटा इसे। यहाँ में तो कह रहा हम ना दे। भाई तू दे इसीलिए रहा, तू खुद नहीं दे रहा, खुद ले रही है यार तुम। तो मैं अध्ययन में मैंने बोला है, हाथ तेरे वो सेल है, मुंह से खा रहे हो वो सेल है, सब कुछ तो सेल है, सबके अंदर सेल्स ही हैं। तो तुम ऐसे अलग नहीं हो कोई चीज, और सेल की तुम उनसे सेल को कुछ दे रहे हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। आराम से सोचो ना घर पे। ये करा, सर ने तो मेरे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिए। ठीक है? तो बेटा हम लोग कुछ नहीं है, मैंने बताया ना, वो एक्चुअली में हमारे हर बॉडी पार्ट सेल से ही तो बना हुआ है। दिमाग से सोच रहे हो आप, जो बोल रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो भी तो सेल्स हैं भाई। तो सेल्स इतनी स्पेशलाइज हैं अलग अलग टाइप से, कि कुछ कुछ काम का परफॉर्म करती हैं, कुछ कुछ काम का परफॉर्म करती हैं। मल्टी सेलर में, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो केवल एक ही सेल है। तो इसीलिए कि हम अपनी सेल्स को भूखा रख दे ना रख दे, तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो भूखा रह गई, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन मिल नहीं पाया, तो सेल्स मरने लगेंगी। सेल्स मरने लगेंगी तो उनकी डिपेंडेंट एक दूसरे में मरने लगेंगी। फाइनली जो स्ट्रक्चर है, यानी हम, वो बैक टू पवेलियन हो जाएगा। यही होता। फाइनली वो स्ट्रक्चर भी कैंसर नहीं होता, सेल्स, है ना, या ओवर ग्रोथ होकर ट्यूमर बना देती हैं बहुत ज्यादा वो सब, फिर वो मेलिग्नेंसी फैल जाती है, पढ़ेंगे आप आगे, एक दूसरे को खत्म होती जाती है, और HIV है। तो वो सेल्स तो हम क्यों, हमारी, हम तो एक इंडिविजुअल, एक ढांचा सा है, मैंने बताया कि हमारी वो अंदर सेल्स कम होती जा रही हैं, तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता जा रहा है। जब वो कैपेबल नहीं है पूरी फंक्शन करने की, तो बंदा चला जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ही रहा। अब आप कोई वैसे बात करोगे, कोई संत महात्मा धर्मात्मा कोई है ना, मौला मौलवी, तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये ऐसे है, आत्मा है, ये है, वो है ना, वो वाला कंसेप्ट चलेगा, फिर सुपर नेचुरल चीजें। साइंस साइंस के अकॉर्डिंग चलती है। तो बात खोपड़िया में आ गई बेटा। दोनों बंदों का उसका नाम करेक्शन कर लिया आपने, स्वान का, कि वो जर्मन है। अब एक बंदा और आया, बोला कि भाई ऐसा कैसे तुम सेल थ्योरी दे दोगे, मतलब, है ना?
तुमने ये बात तो बोल दी कि ठीक है चलो दोबारा से सेल थ्योरी लिख देते हैं हम। वास्तव में हम बोले मॉडर्न सेल थ्योरी और या सेल डॉक्ट्रिन। एक्चुअली में भाई ये बात तो बोल दी गई। देखिए एक एक स्टेटमेंट हो गया वो उन दोनों का था पूरा, है ना। वो कौन सा था हमारा? एक स्टेटमेंट बेटा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल सब सेल और उसके प्रोडक्ट से बने। ये हो गया सिलिडन स्वान वाली बात। अब आए रुडोल्फ विर्चो इन 1855, है ना। रुडोल्फ विर्चो या बस बच्चे विर्को बोलते हो, विर्को, विरचाऊ, वर्कआऊ जैसे चाहे ऐसे बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में मेन चीज ये है कि आपको नाम पता है उसका, वहां ऑप्शन में आप नाम उसका ठीक करके रखो। तो रुडोल्फ वर्चो ने ये बोल उस बात पे फोकस किया कि सेल बनती कैसे है, नई सेल्स, है ना। तो इन्होंने एक वो दिया, क्या दिया बेटा? हाँ, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। एक्चुअली ओमनी सेलुला ई सेलुला की जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के ही विभाजन से बनती हैं। हिंदी में बात ये कर रहे थे हम। या ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, सभी जो नई सेल आती हैं, ये इसी का मीनिंग है जो हम बोल रहे हैं अभी, कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल हैं उनसे ही सेल आई हैं। तो बस इन दो बातों को फाइनली एनसीईआरटी ने लिखा भी होगा दोनों पॉइंट, इन दो बातों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। इन तीनों बंदों का रोल हुआ। तो कभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आए ना कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय ऐसे करके, और अगर तीनों हैं तो वो ज्यादा बेटर है, और अगर तीनों नहीं है ना ऐसे ऑप्शन में, तो फिर दो को पिक कर लेना, अगर दो एक साथ दे रखे होंगे सिलिडर्स और। ठीक है। वास्तव में सेल थ्योरी स्टार्टिंग में उन्होंने दी थी, फिर उसमें जैसे दाल बना लिया आपने और आपके भाई ने उसमें आके तड़का लगा दिया, वही हुआ। तो दाल तो किसने बना दी थी? सिलिडन स्वान ने। और उसमें छौंका है तड़का किसने मार दिया? रुडोल्फ विर्चो। तभी तो खाने लायक होगी ना, टेस्ट तो तभी आएगा तो ये बातें हैं सेल थ्योरी के बारे में। अब बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं सेल के ओवरव्यू के बारे में, उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट से है ना, उनके बारे में और बातें करते हैं थोड़ी सी। तो बेटा रे, जब हम बात करते हैं देखिए सेल का, पहले मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म है, लिक्विड कोलोइडल पार्ट है, जिसमें सारी एक्टिविटी होती है। तो पता है एनवेलप अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपको बताया कि भाई सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में तो नहीं होती। एनिमल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाउंड्री होती है, जबकि प्लांट में सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। और फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात करेंगे तो कुछ और भी आ जाएगा। उसके अंदर फिर जैसे हमारे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, हम बोलते हैं बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स। वहां पे हम सेल के जो कंपोनेंट हैं, यानी सेल से छोटे ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनलीज है ना बेटा, सेल ऑर्गेनलीज या सेल ऑर्गेनल्स ऐसे बोलते हैं। बहुत से बच्चे सेल ऑर्गन लिख देते हैं, गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गन और ऑर्गेनेल दो शब्द में अंतर होता है, काफी बड़ा। ये इतना बड़ा टर्म है कि आप जानते हैं सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे। जो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल्स, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन। और ऑर्गेनली ये सेल से भी छोटा है, ये मिलके सेल बनाएंगे। सेल बड़ी है चीज में, है ना बेटा। लेकिन
ये आप जानते हैं क्योंकि बहुत सारी सेल से बना हुआ है, तो ये सरवाइव करने वाली चीज है एक तरीके से, है ना। लेकिन ये ऑर्गेनेल अकेला ये सरवाइव नहीं कर सकता अलग। मैंने बताया था ना, कम से कम सेल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये ऑर्गेनेल पाए जाते हैं सेल में अलग अलग टाइप की। जैसे कि एक नॉर्मल एक बेसिक स्ट्रक्चर से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हाथ घूम गया बन गई सेल। ये थोड़ी कि सोच विचार करके बनाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। लोधी साहब, ऐसे ऐसे डिजाइन बना देते हैं, थोड़ा सा मन आपका कर रहा हो तो। ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, इसके थोड़े बताने के लिए। और भी ऐसा है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि दो थोड़े, है ना, अलग अलग सी दिखाई दो सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। पीएम लिख दूं केवल। और ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे जो बाहर बाहर आपने देखा अभी बाउंड्री, अभी अंदर का मसाला तो दिखाई नहीं। और जब बर्गर वर्गर खाते हो तो कोई कैसे बना के दे देता है, कोई कैसे होता नहीं है। ऊपर नीचे तो वही दोनों पार्ट होते हैं। वो ब्रेड कैसे बने हुए हैं उसके, लेकिन बन टाइप के। अंदर कोई उसमें, मैंने सहारनपुर में देखा है, यहाँ पे तो वो वही वो डाल देते हैं, चाउमीन सी भी डाल देती है। हाँ, है ना। ये मैंने सहारनपुर में देखा। चाउमीन सी नोडल है ना, उसमें नूडल्स से डाल देती है, मीठा मीठा सा वैसा बना देते हैं। और अलग अलग टाइप के होते हैं, चिकन का बर्गर होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें अंडे वंडे भी डाल देते हैं, कोई आलू वाला बर्गर बनाते हैं, कोई प्याज व्याज, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे ही सेल्स ना अलग अलग जब आप पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल मैं बात एनिमल प्लांट की कर रहा हूँ। तो सेल्स के अंदर कुछ चीजें, कम ज्यादा सप्लीमेंट, बेसिक चीजें तो वही है, बेसिक बात। लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला और थोड़ा तड़का वड़का सा अलग अलग सा लगा हो सकता है। और मेरे बड़े बेटे को तो पसंद है सहारनपुर का वो। जैसे वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रहते नहीं है एक्चुअली। तो जब आना जाना होता है तो वो यहाँ का वो मीठा वाला सा बर्गर, हाँ, वो चाउमीन वाउमीन पड़ा हुआ, वो पसंद है उसको ऐसे। उसमें टिक्की विक्की सी डाल के मीठा सा, और वो ऐसा बना देता चाउमीन डाल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बर्गर में चाउमीन का, क्या मतलब है यार। तो खैर, लेकिन खाने पीने की बातें मत करो, ये बेकार चीजें होती हैं। ये बाहर की चीजें, घर का ही खाना खाना चाहिए, ठीक है बेटा। कभी कभी, कभी कभी बाहर का हो जाए यार, गोलगप्पे गोलगप्पे जब कोई मन करे आपका। गोलगप्पे जानते हो, पानी पूरी कहते हैं बहुत सी जगह, हम गोलगप्पे ही कहते हैं। हाँ, वो भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ की, अच्छा। हाँ नहीं, सही करेंगे, कुछ की मैंने सुना है। और एक और चीज है,
यहाँ पे गोलगप्पे बहुत बेकार बनते हैं। सर गोलगप्पे ना फेमस तो लखनऊ के हैं। सर 12 प्रकार का पानी मिलता है। अरे चलो पानी की तो ठीक है, लेकिन पता है सुन, हाँ, यहाँ पे पता है सब जगह के ठीक होते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है। यहाँ के एक तो गोलगप्पे का पानी मीठा मीठा देते हैं। तो भाई मीठा कौन सा पानी होता है? नहीं यार, मीठा देते हैं यहाँ तो। वो हरा हरा वाला वैसा नहीं देते यार, मतलब खट्टा मीठ वाला सा जो होता है। यहाँ केवल मीठा ही वो ही मिलता है, मीठा मीठा सा। ज्यादा तो वही मेरा सब। और सुनो, और वो ज्यादातर वो गोल वाले से रखते हैं, आटे वाले। और पता है उसमें आलू रखेंगे, या तो बस आलू आलू, हाँ, या फिर ज्यादा होगा चना सा रख लेंगे, नहीं तो आलू। हमारी तरफ क्या रहता है कि हमारी तरफ आगरा में, जैसे इस रीजन में हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, तो ये मीठा पानी नहीं होता। पानी वैसे तो बहुत टाइप के पानी चलते हैं, वो जैसे बच्चे बताते हैं, ऐसे बहुत बहुत टाइप के, बहुत से लोग 7 तरीके का रखेंगे, 8 का। लेकिन जो नॉर्मल भी कोई ठेल वाला है, ढकेल वाला, तो वो एक ही वो पुदीना पुदीना और हरा वाला पानी है, नदी होने वाला, खट्टा वाला, वही पानी रहेगा। और उसमें गोलगप्पे में आलू और मटर जो होती है, वो नहीं होती पीली वाली व्हाइट वाली मटर, यस सर। वो मटर सी रहती है, बॉईल की हुई बहुत अच्छी। वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट उसमें। मटर की चाट नहीं खाई होगी आपने कभी? बड़े बड़े मटर की जो पीली वाली मटर होती है भाई, खाइए, उबली हुई, उसकी बहुत अच्छी उसी टाइप का वो उसमें रखते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और सूजी वाले लंबे वाले जो होते हैं, वो सूजी वाले गोलगप्पे होते हैं। खैर, अपने अपने टेस्ट की बात है, तो कभी हम मजबूरी में कभी खा लेते हैं, कभी कभी। हाँ, तो बैक टू टॉपिक आते हैं हम लोग। तो बेटा, यहाँ पर ये जो दोनों सेल हैं, अब देखिए, ये वाली जो सेल है ना, प्लांट सेल, इसमें ज्यादातर काफी बड़ा जो एरिया है, वैक्यूल ने कवर कर। आप मैं मानिए कि 90% तक, जब वैक्यूल पढ़ाऊंगा ना, 90% तक एरिया कवर कर लेती है वैक्यूल प्लांट सेल में। तो इस वजह से इसका बेचारे का जो न्यूक्लियस है, वो भी एक साइड में को है ना, भाई वो भी दवा महसूस कर रहा है, करेगा ही बेचारा। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है साहब। और ये मैं सोचा करूं, वैक्यूल भी खाली नहीं होती, उसके अंदर भी सैक होता है। और बाकी आप देखेंगे, ये मेजर मेजर ऑर्गन से बना दिए हैं। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बेटा क्लोरोप्लास्ट है। यस सर। नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, वैसे अगर बात करें प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले क्लोरोप्लास्ट है ये बेटा, ये ऐसे प्लांट सेल की बात हो रही है ना, हरित लवक। हरित यस सर। हिंदी में अगर बात करें लवक, जो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया को तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हिंदी में यार, हैं कुछ और कहते हैं, हैं शूद्र कण का। ये तो मैंने भी भाई, सर हिंदी में ये। बेटा पता नहीं, तो मैं भूल गया हूँ, मैं तो बहुत पहले की बात होंगी भाई, यूपी बोर्ड से हमने भी किया इंटर तक तो। अच्छा। हाँ, लेकिन ये शूद्र कण का वणका नहीं याद, मुझे लवक तो जरूर याद है। यस सर। कोशिका भित्ति याद है भाई। ठीक है। यस हाँ, सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं, जीव द्रव्य नहीं होती वे, जीव द्रव्य तो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये तो मतलब वो हो गई ना झिल्ली, झिल्ली हो गई सेल की, मतलब क्या बोले, कोश का झिल्ली। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा, इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे करके आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकते हैं,
तो ये जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। राइबोसोम होते तो रफ हो जाती है, नहीं है तो स्मूथ है। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका पूरा चारों तरफ ये साइटोप्लाज्म है, बताऊंगा वो बातें तुम्हें, अभी थोड़ा ज्यादा पास पास हो गई बेचारी सेल थोड़ी, इसीलिए थोड़ा हमारे पास स्पेस कम रह गया था, नहीं तो हम और बातें कर देते। ठीक है। एक ये तो भी जनरलाइज बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं हम एनिमल सेल के बारे में, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सबसे बाहर है, और इसमें वैक्यूल के बारे में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दिखाना चाहे तो बहुत छोटी छोटी वैक्यूल हो भी सकती है, नहीं तो मैं दिखा दूं। सीधे सीधे आप सेंटर में न्यूक्लियस दिखा सकते हैं बेटा। हालांकि वो भी स्ट्रक्चर उसकी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रियलिटी में क्या न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। अभी तो हम ऐसे खींच देते हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी पोर होते हैं, तो आपको अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिस को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। उसके अंदर भी क्या क्या स्ट्रक्चर है सब कुछ। और बेटा रे, ये देखो ऐसे ऐसे हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे ऐसी लाइन थोड़ी खींच देंगे, डिटेल में आपको इसकी स्ट्रक्चर ही बना के दिखाई जाएगी। नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाएंगे यहाँ पर हम। बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। ये देखिए कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। जी मतलब गोल्जी बॉडी। ठीक है, लगभग मतलब सारे मटेरियल। और साइटोप्लाज्म, एक और चीज बनानी जरूर चाहिए। हाँ वो सही बोल रहा है कुछ कुछ, मतलब मैं समझ गया जब तू बोल रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। तारक काय वगैरह कुछ बोल रहा है ना ये। बता देंगे आगे। सेंट्रोसोम में ही सेंट्रियोल्स होते हैं दो एक्चुअली, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम एक ही बात। ठीक है, पढ़ाएंगे आगे आपको डिटेल में। तो अभी खैर आगे हम चलेंगे प्लांट एनिमल पे ना डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बात बेसिक आपको बता देते हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको एक बेसिक बात ये दिख रही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई। ठीक, बेसिक बात। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक या लवक पाए जाते हैं, जिनका काम आप जानते हैं फूड बनाना होता है, फूड की सिंथेसिस करना है, स्टोरेज करना है, बताऊंगा आगे। एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल में या तो होती ही नहीं है, या तो बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है बेटा। इसी वजह से, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ी होती है प्लांट सेल में, न्यूक्लियस
कॉर्नर की तरफ पाया जाता है प्लांट सेल, या टुवार्ड्स वन साइड, पेरीफ्री की तरफ। पेरीफ्री का मतलब होता है राइट। बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री की तरफ। जैसे बीच में ये सेंटर हो गया, सेंटर में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना इस बात। स्टेट चक्कर क्या आजकल जमाना ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है ना, तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, केवल रट्टा मत मारा करो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप समझ लो अच्छे से, फिर उसको ढंग से रिवाइज करो। समझा हुआ आपका लंबे समय तक चलता है, ध्यान रखना हमेशा। अब तुम विश्वास तुम करोगे नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कभी भी मेरी पुरानी क्लास उठा के देख लेना, अब विद्या पे पड़ी हुई है तमाम ऑनलाइन, मेरा नाम डालोगे, या ऐसे भी गूगल पे कभी सर्च मार के या यूट्यूब पे मेरा नाम डालोगे, सारी क्लास आ जाएंगी। ये अभ्युदय वाली मेरी पड़ी हुई, ब्रजेश सिंह तोमर डालोगे, क्योंकि ब्रजेश नाम के कई लोग मिलेंगे, लेकिन जब पूरा नाम डालोगे आपको आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना बेटा, आपके क्लास, ये भी क्लास रिकॉर्ड है, रिटर्न रहेगी वहां पे। तो पुरानी भी आप देखना, उसी दिन का पढ़ाया हुआ भी पहले दिन जब सेल पढ़ा रहूंगा, आजकल मैच नहीं करेगा पढ़ाने का स्टाइल या कुछ तरीका, क्योंकि मेरा रटा हुआ नहीं है। और कल को कोई कहे के साथ जो कल आपने पढ़ाया था वो पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा सकता उस चीज को, सेम चीज को। मेरी बात समझी 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 हुई है, तो आपको वो सारी चीजें समझा के बता रहा हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि मैं अब ये लाइन बोल दूं रट के, अब ये लाइन बोल दूं। ऐसा ही आप ध्यान रखना कि होना चाहिए, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज ही रटी हुई नहीं, खुद समझा हुआ रहे। तो प्लांट सेल में आपकी आंखें देख रही हैं, तो अब स्टेटमेंट अगर लिख के आ गया कि न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर जनरली फाउंड एट द पेरिफेरी और टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, है ना, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, राइट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट कंसीडर करोगे, क्योंकि सेंटर में बहुत बड़ा एरिया वैक्यूल ने कवर कर रखा है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, एनिमल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाएगा भाई साहब, जो न्यूक्लियस है सेंटर में रहेगा नॉर्मली। ये बात अलग है कि जब एपिथेलियम पढ़ोगे किसी में बेस की तरफ है सेल इलोंगेटेड होती है, बात एक अलग। एक टिपिकल बात हो रही है, टिपिकल का मतलब होता है जनरलाइज, तो सेंटर में रहता है। अच्छा जी, अब कोई बात ऐसी भी तो पढ़ लो यार, एक आध पॉइंट की जो एनिमल में हो प्लांट में नहीं है। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम या जो सेंट्रियोल हम बात कर रहे हैं, जो तारक का है बच्चा कोई बोल रहा था, है ना, तो वो एक्चुअली में एनिमल्स में ही होता है, जिसका सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल आप पढ़ोगे। स्पिंडल फाइबर वगैरह वहां से रेडिएट हो रहे होते हैं, है ना, निकलते हैं, प्लांट में उसका रोल नहीं रहता है। ठीक है, और ये भी बड़ी बात है कि प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं है, सेंट्रोसोम फिर भी वो सेल डिवाइड तो करती है, ये भी बड़ी बात है। तो ये मेजर मेजर इनके अंतर हो। अच्छा जी, राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बेटा, यस सर, वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे राइबोसोम। और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा वो कहां पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कहां पाए जाएंगे बेटा, एनसीईआरटी बात बोलती है कि वही उसमें पूरा पैराग्राफ सा जो दे रखा है ना, वही बातें बोलती है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा, साइट भाई उसको तो साइटोप्लाज्म में कंसीडर कर लिया, जैसे ईआर पे है, साइटोप्लाज्म में ही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद के ही राइबोसोम होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे डिटेल में कि क्या अंतर है क्या नहीं है। एनिमल सेल की जब बात आती है, तो एनिमल सेल में बेटा साइटोप्लाज्म में और ईआर पे हो गए, वो तो साइटोप्लाज्म की बात हो गई। इसके अलावा केवल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल, ठीक है, वैक्यूल को ऑर्गेनेल नहीं काउंट, मतलब है ना, एक वो एक स्पेस है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल है वो न्यूक्लियस। कौन है बेटा, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है सेल में।
आफ्टर न्यूक्लियस जब हम बात अब बेशक तुम यहाँ पे मेजरमेंट लेके मत बैठ जाना यार, है ना, ये तो ऐसे बनाने की बात की सर आपने तो इसको बड़ा बना दिया है। तो लेकिन जब न्यूक्लियस को अगर हम छोड़ दें, अच्छा क्यों छोड़ दें, एक बात बताता हूँ। जैसे आगे बढ़ा दूं, हैं, ले लो इसे ले लो। एक होता प्रोटोप्लास्ट, एक होता साइटोप्लाज्म, शब्दों में अंतर है। एक चीज ध्यान करना, नोट कर लेना। अगर जैसे प्लांट सेल की बात करूं मैं, तो दो कंपोनेंट कह सकते हो, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल बेटे डेड होती है, पढ़ाऊंगा आगे। उसके अंदर का यानी जितना भी लिविंग मटेरियल है ना, सब कुछ प्रोटोप्लास्ट बोला है। यानी मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं। अब एनिमल सेल तो रहती प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में ऑलरेडी, वो तो प्रोटोप्लास्ट के ही फॉर्म में रहती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती बेटा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अब इसका मतलब ये कि प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ गया। तो बच्चों को ये शब्दों को समझना, टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म दो अलग अलग शब्द हैं। यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का सारा मसाला जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। समझ गए ना बात को आप? सब कुछ सारा मसाला प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को मिला करके, यानी कि पूरा एंटायर लिविंग कंटेंट, है ना, सेल का पूरा जो लिविंग है, क्योंकि मेरा था सेल वॉल नॉन लिविंग है, तो वो पूरा जो लिविंग कंपोनेंट है या कंटेंट है, पूरा लिविंग मटेरियल है, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। शब्द आता रहेगा बायोलॉजी में जगह 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 जगह, लेकिन बच्चा उसको क्या है ध्यान नहीं देगा, वो प्रोटोप्लाज्म समझ के बोलता रहेगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कि प्रोटोप्लास्ट शब्द को प्रोटोप्लाज्म मान के चलते रहते हैं हम। एनिमल सेल ऑलरेडी प्रोटोप्लास्ट के फॉर्म में, ध्यान रखना, ऑलरेडी प्रोटो। अच्छा, अब आती बात कि भाई साइटोप्लाज्म क्या है सर जी, है ना? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म, इसके आप दो पोर्शन कर सकते हैं, कह सकते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म।
समझ गई बात को? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग काउंट किया जाता है। नहीं, साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा मसाला से, बाकी सारा मेटेरियल। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो देखा जाए तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में नहीं आ रहा न्यूक्लियस, सेल का तो अंदर आ रहा है, सेल का ऑर्गेनेल तो है, साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल नहीं है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म उसको छोड़ करके जितना भी बचा वो सब साइटोप्लाज्म है। चाहे उसमें लिक्विड पोर्शन है ना, चाहे उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सारा कुछ सब साइटोप्लाज्म में है। चाहे उसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो लवक वगैरह में बता रहा था अभी आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ सब साइटोप्लाज्म का पार्ट होते हैं। लिख लिया बेटा? तो अब मैं ये बात कर रहा था, अगर जैसे कहा जाए कि सबसे बड़ा साइटोप्लाज्म का ऑर्गेनेल कौन सा है प्लांट में, तो वो हरित लवक जो अभी बताया हमने आपको, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में। और माइटोकॉन्ड्रिया आता है दूसरे में। हमेशा याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले काफी बड़ा है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब बात आती है एनिमल की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को छोड़ दें क्योंकि साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की बात मैं कर रहा हूं जैसे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस तो सेल का सबसे बड़ा ही है, वो भी प्लांट में जब जब हम वैक्यूल को काउंट नहीं कर रहे, उसको तो अब ऐसे एक स्पेस मान रहे हैं ना कि इसमें सेल भरा हुआ है, जो ऑर्गेनल वैसे नहीं काउंट। क्लियर? अब देखो, जो सेल्स है ना बेटा, इनका जो साइज होता है वो काफी वेरी करता है, या इनका जो शेप है ना, वो सेल का काफी वेरी करता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का साइज और शेप इनका हो सकता है। ठीक है, ये तो नोट कर लिया था ना। देखिए, जैसे जेड बनाया बेटा, काफी वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे छोटी सेल कौन सी है हमारी, मतलब ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड? हाँ, राइट। पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, या माइक्रो। जब माइक्रोप्लाज्मा की बात करते हैं तो कितना होता है लगभग बेटा? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर। ठीक है। अच्छा, पता है, कोई जानता है माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या? हाँ, शायद बोल रही है बाबू जी। देखो, कुछ चीजें याद रखना तुम हमेशा, मैं लिख देता हूँ 2-3 बातें, बहुत बेसिक हैं, छोटे बच्चों वाली हैं, लेकिन जरूरी है आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में काम आएंगे। 1 मीटर 10 टू पावर, यहाँ उल्टा मत कर देना, ज्यादातर बच्चों को क्या रटा हुआ होता है
10⁻⁻6 तो फंस जाते हैं। अगर एक माइक्रोन में पूछूंगा मीटर तो 10⁻⁻6 आएगा, लेकिन एक मीटर में माइक्रोन पूछूंगा तो 10⁻6 आएगा। ये माइक्रोन या माइक्रोमीटर लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। तो 1 μm इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। दूसरा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, नैनोमीटर। ये किलोमीटर सेंटीमीटर तो सब जानते हैं, और एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। और एक तीसरी चीज बस, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है ना बेटा। बस ये तीन जो वैल्यूज हैं, मतलब माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम, ये आपको काम आएंगी। बायोलॉजी में भी कुछ जगह पे इनके नाम आएगा, जिक्र आएगा बेटा। और फिजिक्स में तो बहुत काम आते हैं, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि देखो बेटा, कोई भी इमारत जब बनती है, बिल्डिंग, अगर उसकी नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन, तो वो ज्यादा लंबे समय तक चल जाएगी, गिरेगी नहीं आसानी से, है ना बेटा। अब ये बात अलग है, तुमने किसी ने नदी तोड़ तोड़ के या पहाड़ों पे ऐसी ऐसी जगह बना रखी है, तो यार वो तो फिर है ना, सैलाब आता है, ले जाता है। लेकिन फ्लैट एरिया में, और आप देखो उसमें वो लगाते हैं, सरिया वरिया लगाते हैं, है ना, वो सब जाल बनाते हैं पूरा फाउंडेशन। और अगर कोई ऐसे ही खड़ा करने लगे, बस ऊपर ऊपर की चमक दमक, तो गिर जाएगा मकान। मेरे कहने का मतलब है, बेसिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के आपको बेसिक्स जरूर सबसे ज्यादा पता होने चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं कि आपको वैसे बहुत कुछ ऊपर का पता है और ये बेसिक नहीं पता, तो दिक्कत है। सेल नहीं पता, बाकी तुम सब कुछ पढ़े रहे हो बायोलॉजी में। सबसे बेसिक चीज होती है सेल, जो आज आप पढ़ रहे हैं ना, पूरी बायोलॉजी का। आप जानते हैं सबसे बेसिक जो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है लिविंग वर्ल्ड की? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड। एग ऑफ ऑस्ट्रिच है भाई साहब, जो कि लगभग, अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 5 इंच के आसपास का डायमीटर है इसका। 12 से 14 सेंटीमीटर के आसपास का इसका डायमीटर है। बहुत बड़ी बात है ये एक सेल के लिए। कहां तो अभी नैनोमीटर की बात कर रहे थे हम। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी है वैल्यू, लेकिन नाम लिखा है एनसीईआरटी में कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। लेकिन ये आइसोलेटेड करके और ऐसे कुछ भी नहीं लिख के आए ना, तुम सोचो कि नहीं बिल्कुल हम तो एनसीईआरटी से लाइन ही टिपेंगे। ये आए लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड, तो क्या है? ऑस्ट्रिच। कि ऑस्ट्रिच नहीं, सॉरी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच यार। ऑस्ट्रिच तो हमारी तरह ही प्राणी है, एक पूरा, है ना। अच्छा, आप चलें बात आगे करें। अब देखिए, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी भाई साहब, तो वो न्यूरॉन है। नर्व सेल, ठीक है। लेंथ मिलीमीटर से लेके मीटर तक हो सकती है, डिफरेंट वेरी करता है अलग अलग जगह पे। ब्रेन में जो न्यूरॉन है आपके, छोटे छोटे मिलीमीटर्स में, ठीक है।
ब्रेन में जो न्यूरॉन्स, लेकिन जो न्यूरॉन आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपके नीचे पैर तक पहुंच रहा है, समझे, ऐसे न्यूरॉन्स हैं, वो मीटर में हो सकते हैं भाई साहब। आप जो जीवन में पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे सर आपको, नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी वाले लेकर के आते हैं और मोटर न्यूरॉन लेकर के जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल। तो इनसे मैसेज जाता है कि ये काम करो, यानी जो कोई भी हम कर रहे हैं ना, ये सब ब्रेन की और सी कंट्रोल में तो कर रहे हैं, सीएनएस की। तो जो न्यूरॉन, जब आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे जानेंगे, तो जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के नीचे पैरों तक पहुंच रहे होते हैं ना बेटा, 1 से 1.5 मीटर तक की लंबाई हो सकती है। मीटर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसलिए बेटू मैंने बताया कि एमएम से लेकर के मीटर तक है। तो ये लॉन्गेस्ट पढ़ा आपने, लार्जेस्ट पढ़ा, स्मॉलेस्ट पढ़ा। और देखो, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओवम। ओवम जानते हो ना, ओवम। फीमेल में जो फीमेल गैमेट होता है oogenesis में बनता है, वो ओवम इंसान में लार्जेस्ट सेल है। और देखो, आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल है ना बेटा, इराइथ्रोसाइट। इसका भी डायमीटर लिखा है लगभग 78 माइक्रोन, 7 माइक्रोन बोल देते हैं, ठीक है, 7 माइक्रोन के आसपास है। ये छोटी सेल है, काफी छोटी सेल है ये, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट सेल बोलूं ना मैं, या फीमेल में तो सबसे छोटी बोल दूं तो भी चल जाएगी। वैसे स्पर्म जो होता है ना, जैसे ओवम बड़ी है, स्पर्म छोटी होती है, लेकिन वहां तक ज्यादा कोई पूछा पाछी नहीं होती इसीलिए। लेकिन आरबीसी का एनसीईआरटी दे रखा है तो याद रखना। जैसे आरबीसी सेकंड स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी, और बैक्टीरियल सेल से है ना बेटा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का साइज वो लगभग 1 to 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर का होता है। तो परेशान मत हो ना कि तुम कहो ना कि एक जगह एनसीईआरटी ने लिख रखा है ऐसा हमें। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूँ। इसमें बोला है बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन, कितना बोला है। लेकिन जब पन्ना पलटे हैं ना ऐसे, तो पन्ना पलटने पर यहाँ पर मिलेगा 1 से 2 माइक्रोन। ये खुद हमारे साथ एनसीईआरटी खेल खेल रही है, एक जगह 1 से 2, एक जगह 3 से 5। हमने क्या कर दिया, 1 से 5 लो, आगे सारी वैल्यू उसके अंदर। हमने नहीं समझे। भाई 1 से 2 दे रखा है, एक जगह 3 से 5, तो सारी वैल्यू आ गई, 1 से 5 लिख दिया हमने। तो ये मुझे पता है उसका कि दो दो जगह उसने दो बातें बोली, तो ये काफी वेरी कर, ठीक है। तो कल बात करते हैं, मतलब मंडे को मिलते हैं फिर, ठीक है।